हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में क्लिनिकल ऑडिट कैसे करें। यदि आप एज ए क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर नर्सिंग मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो आपकी क्लिनिकल ऑडिट होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हम आपको बेसिक फंडामेंटल बताने वाले हैं कि आप हॉस्पिटल के अंदर कैसे क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हैं। तो देर ना करते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल ऑडिट का मेन पर्पज़ क्या होता है। देखो, क्लिनिकल ऑडिट आप करते क्या है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लिनिकल ऑडिट करोगे तो आप वहाँ पे गैप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल में कौन सी प्रोसेस अच्छे से है, कौन से नहीं है। क्योंकि जब तक आप ऑडिट ही नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पे पेशेंट केयर किस तरह से हो रही है और उसके बाद उसका आउटकम क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप फीडबैक लेते हो आपको वहाँ पर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं। जो क्लिनिकल ऑडिट होता है इसका मेन फोकस जो होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का होता है, जिससे कि जो भी पेशेंट्स उस डिपार्टमेंट में एडमिट है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उन्हें प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट मिले। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हम क्लिनिकल ऑडिट करते हैं वो एविडेंस बेस्ड करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है तो आप क्लिनिकल ऑडिट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाई डू क्लिनिकल ऑडिट। मैं ऑलरेडी बता दिया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी मिस हैपनिंग को या किसी भी हार्म को रिड्यूस करने के लिए आप क्लिनिकल ऑडिट करते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे इससे बेनिफिट क्या होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके डिपार्टमेंट की क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, पेशेंट सेफ्टी बढ़ेगी, पेशेंट का आउटकम अच्छा है। क्योंकि जब आप अच्छी सर्विसेज दोगे तो पेशेंट सेटिस्फाई होगा। पेशेंट सेटिस्फाई होने के बाद में वो खुद भी आएगा और अपने अटेंडी को भी भेजेगा। तो इसकी प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन, इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। इसमें सबसे पहले जो जितना भी आपका पेशेंट्स है उसकी केयर और उसकी सेफ्टी के ऊपर मेन फोकस किया जाता है। इंश्योर पेशेंट्स रिसीव केयर केयर अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड। अब आपको पता है जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास में कोई ना कोई गाइडलाइन होती है या कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, जैसे आईसीएमआर का, डब्ल्यूएचओ, सीडीसी और आपका एनईबीएच, उसी के बिहाफ पे हम काम करते हैं। उसका फिर बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट होता है रिड्यूस रिस्क, एरर एंड कॉम्प्लिकेशंस। अब जब आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी पेशेंट एडमिट है उसे ना कोई भी रिस्क होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को अच्छे से रहती है। ओके। फॉर एग्जांपल, मॉनिटरिंग डिबेटिव प्रोफाइल्स इन द आइसो प्रिवेंटिव ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई गैप इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। हाईली वेयर करंट प्रैक्टिस डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड ऑफ द सिस्टम फेलियर। अब गैप एनालिसिस, भाई गैप एनालिसिस कैसे करते हो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। जब भी आप किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट करते हो, कहीं जैसे क्लिनिक ऑडिट करते हो, तो क्लिनिक ऑडिट में आपका मेन पर्पज़ क्या रहता है, आपने कोई भी गैप आइडेंटिफाई कर लिया। सपोज कि मुझे हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल पे इंटरनल ऑडिट करनी है। उसके बाद क्या गए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में गए, आप जनरल वार्ड भी हो सकता है, आईसीयू भी हो सकता है, ओटी भी हो सकता है, जनरल जो आपका डिलक्स भी हो सकता है। जो भी मल्टीपल वार्ड्स हैं जहाँ पे आपके पेशेंट्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हो, क्लिनिक ऑडिट कर सकते हो। देखो, जो क्लिनिक ऑडिट होती है वो कम से कम 3 मंथ की होती है। ठीक है। जो डेटा कैप्चर होता है 3 मंथ टू 6 मंथ तक होता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने टाइम के लिए करना चाहते हो। अब जब आप डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट जाने के बाद आपने देखा, आप क्योंकि आपका मेन काम तो ऑब्जर्वेशन का रह जाता है, क्लिनिक ऑडिट पे आप ऑब्जर्वेशन पे वर्क ज़्यादा करते हो। तो आपने देखा कि जितना भी नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे वर्किंग है वो प्रॉपर पेशेंट के पास जा रहा है, मेडिसिन उसको दे रहा है, लेकिन हैंड हाइजीन या हैंड रब का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा। अब जब वो ये फॉलो नहीं करेगा, ना हैंड रब ना हैंड वॉशिंग और ना उसने ग्लव्स यूज़ किए हुए हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो आपका इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होगा। क्योंकि एक नर्सिंग स्टाफ, अगर हम जनरल वार्ड की बात करें, वो 5 से 6 पेशेंट देखती है और वो सबसे ज़्यादा मिलती है, उनको मेडिसिन भी देती है, उनकी केयर भी करती है। तो इनफेक्ट जब वो एक पेशेंट को टच करेगी, टच करने के बाद दूसरे पेशेंट के पास जाएगी, तो इन्फेक्शन जो भी आपके बैक्टीरिया वो मूवमेंट करेंगे ना, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास चले जाएंगे। किसके थ्रू, नर्सिंग स्टाफ के थ्रू। अब इस कंडीशन में क्या रिक्वायरमेंट है, इस कंडीशन में रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग की। क्योंकि एक सिस्टम फेलियर है, इससे क्या होगा, क्योंकि इन्फेक्शन मल्टीपल लेवल पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैल रहा है। तो मेरा मेन पर्पज़ ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में अगर मुझे गैप मिला है, जो भी स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल है उसे नॉलेज होनी चाहिए
कि भाई हम इन्फेक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जब आप उसको ट्रेनिंग दोगे, उससे बताओगे इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको बेनिफिट बताना होता है कि बेनिफिट क्या है। कि जब भी आप हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हो, अपने पेशेंट को सेफ रख सकते हो, अपने स्टाफ को सेफ रख सकते हो। वो तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। तो ये चीज़ें होगी। फॉर एग्जाम्पल, लो हैंड हाइजीन कंप्लायंस इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग नीड। अगर आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मोस्टली आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, वो भी डेमोन्स्ट्रेशंस में। आपको पता है, यदि आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको WHO की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, और उसके जो साइनेज हैं हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल या हैंड रब, वो आपके डिस्प्ले में होने चाहिए। और दूसरा जो 5 मोमेंट वाला होता है वो भी आपका डिस्प्ले होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, आप जब भी आप देखो, मेन पर्पज़ क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे इंटरनल ऑडिट करनी है, लेकिन उसका कुछ पर्पज़ भी तो होना चाहिए। सबसे पहले आता है पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पेशेंट्स हैं उनकी केयर किस बिहाफ पे हो रही है। और दूसरा, यदि वो आपका कोई पेशेंट है वो अपना एडमिशन करा रहा है, एडमिशन आपका कहाँ पे होगा, आपका इमरजेंसी में भी हो सकता है, आपका OPD में भी हो सकता है, और आपका ICU में भी हो सकता है। सेकंड, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र भी या तो भाई आपका इनसोर्स होगा या आउटसोर्स होगा। डिस्चार्ज क्राइटेरिया, अगर ये तीनों चीज़ें प्रॉपर नहीं चल रही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप इनके ऊपर क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे वेंटिलेशंस, सेडेशंस, सेप्सिस मैनेजमेंट। तो ये जो प्रोसेस है आपके यहाँ पे प्रॉपर एक्टिव है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है मिस यूज़ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है पेशेंट को सर्विस नहीं दी जा रही। तो आप क्लिनिकल ऑडिट के थ्रू जब इसको ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे भी जो आपकी प्रोसेस ठीक होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप पेशेंट की केयर कर रहे हो। उसके लिए आपके पास एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास वाइटल चार्ट हो गया, नर्सिंग नोट्स हो गया, फ्लूइड बैलेंस हो गया, कंसेंट हो गया। जैसे हम मोस्टली जो हम ऑडिट करते हैं, जैसे हम नर्सिंग नोट्स हो गया और कंसेंट हो गया और वाइटल चार्ट हो गया, इसके ऊपर हम क्लिनिकल ऑडिट करते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फाइल में फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि हम पर्पज़ बता रहे हैं भाई इसका रीज़न क्या है। आप क्लिनिकल ऑडिट की तो बात चल रही है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई क्लिनिकल ऑडिट हमें करनी क्यों है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। ठीक है। सेकंड, आपको PP किट की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, बंडल कंप्लायंस। जो भी आप AHAI इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता है वहाँ पे आपको केयर बंडल यूज़ करने, तो बंडल की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिवाइस रिलेशंस इन्फेक्शन। आपने देखा होगा, और जैसे ICU में चले जाओ, OT में चले जाओ, इमरजेंसी में जाओ, या फिर आप डायलिसिस यूनिट में जाओ, तो वहाँ पे मल्टीपल डिवाइस का यूज होता है, जिससे कि पेशेंट को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब उन इन्फेक्शन को रिड्यूस भी तो आप करना चाहते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं वेब पे काम करूँ, दूसरा या फिर क्लैप्सी के लिए करूँ या कोटी सर्विलेंस करूँ। क्योंकि सर्विलेंस में तो आप क्या यूज़ करोगे, आप सर्विलेंस में केयर बंडल यूज़ करोगे। केयर बंडल यूज़ करने का मेन पर्पज़ किसका, या तो आपको नर्सिंग इंचार्ज करेगा या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स करेगी, वो दोनों डेटा कैप्चर करेगी। तो अब यदि आपको हाई मिल रहा है, यानी आपके यहाँ पे जो डिवाइस इन्फेक्शन से ज़्यादा है, सर्विलेंस की बात पता चला, तो उसे रिड्यूस करने के लिए भी तो आपने कुछ पर्पज़ प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा, उसके भी आप अपनी ऑडिट में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन सेफ्टी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता हॉस्पिटल में आपकी इमरजेंसी मेडिसिन भी होती हैं, हार्ड डिस्क मेडिसिन भी होती हैं, जेनिक मेडिसिन होती है, ब्रांड मेडिसिन होती है, शेड्यूल H1, शेड्यूल H2, इस तरह की मेडिसिन आपको फार्मेसी में मिलती है। अब यदि पेशेंट को कोई हाई रिस्क मेडिसिन मिल रही है, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि जो हाई रिस्क मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है वो प्रॉपर वे में दी जा रही है नहीं दे रहा, उसकी रीचेकिंग कैसे हो रही है, लेबलिंग कैसे हो रही है, डोज देने का मेथड्स क्या है, पेशेंट को अवेयरनेस दे रही है या नहीं दे रही, साइड इफेक्ट के बारे में बता रही नहीं बता रहा, इन चीज़ों के ऊपर भी आप ऑडिट कर सकते हो। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। आपको पता है कि जैसे कोड ब्लू हो गया, क्रेस कार्ड अटेंडेंस हो गया, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहाँ पे कोड ब्लू और या क्रेस कार्ड की तो एकदम से ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले आपने काम कैसे करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आपने सपोज करो कि मैं जब भाई देखो इसे क्लिनिकल ऑडिट करनी है कि भाई इसमें प्रॉपर ये चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, उससे पहले आपको कोई चेकलिस्ट भी तो देनी पड़ेगी
भाई ये क्वांटिटी होनी चाहिए आपके पास में, आपके डिपार्टमेंट में, तभी तो हम ऑडिट कर पाएंगे। उसके बाद आता है एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट, कभी कभी आपने देखा, आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो और कोई पेशेंट एक्सपायर होने वाला होता है, डॉक्टर बोलता है कि सर ये पेशेंट आपका ठीक नहीं हो पाएगा, आप इसे घर लेके जा सकते हो, इसके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम बचा हुआ। तो इस कंडीशन में क्या है, एंड ऑफ लाइफ केयर, यानी उनको बोल दिया कि घर पे जाओ, आप इसकी सेवा करो। तो यही आपका पूरा एंड ऑफ लाइफ केयर में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी आप कोई क्लिनिकल ऑडिट करो, सपोज करो आप आईसीयू की क्लिनिकल ऑडिट कर रहे हो, तो आपको कुछ क्वालिटी इंडिकेटर की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जब हम आईसीयू की बात कर रहे हैं तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला आता है मोर्टेलिटी रेट। ये आपका जो मोर्टेलिटी रेट जो मॉनिटर होता है, ये आईसीयू में होता है। किस में होता है? आईसीयू में। इसका जो फॉर्मूला होता है, आईसीयू डेथ अपॉन आईसीयू एडमिशन इंटू 100। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने माना कि मेरे यहाँ पे जो आईसीयू में जो डेथ हुई है वो 20 हुई है, ठीक है, और एडमिशन्स कितने हुए, मेरे 80 हुए हैं, इंटू 100। जब मैं इंटू 100 करूँगा तो ये आ जाएगा 4 5, 4 से 4 × 5 = 5, 25, यानी जो 25% मोर्टेलिटी रेट मेरे डिपार्टमेंट में चल रहा है। आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। दूसरा, जब आप मंथली बेसिस का ये देखो, जब आप बनाओगे 3 महीने का आप डेटा कैप्चर कर रहे हो, तो ये आपका एक्सेल टेबल में होगा और ये डिपार्टमेंट वाइज होगा। तो फिर आपको इस तरह से रेशियो निकालोगे, तो फिर आप क्या करते हो, हिस्टोग्राम को आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उस चार्ट के बारे में आपको बताया था, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। यदि अब मोस्टली आपको पता है आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिट है, जनरल वार्ड में एडमिट है, तो वो काफ़ी टाइम तक रुकता है। तो उसको रुकने के लिए भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने दिन रुक रहा है। यदि एवरेज निकल रहा है कि भाई कितने दिन रुक रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो उसमें इंटू 100 नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकलना एवरेज लेंथ से निकलना टोटल आईसीयू डे, भाई जितने भी पेशेंट आपके एक महीने में रहे, ठीक है, उसके डे जितने आपको काउंट कर लेना। और ये डेटा काउंट कहाँ से करोगे, आपको कहीं नहीं जाना। 2 डिपार्टमेंट आपके पास अवेलेबल रहते हैं, आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर आपके पास एमआरडी डिपार्टमेंट हो सकता है। दोनों जगह से आपको आईसीयू डे बेड मिल जाएंगे पेशेंट्स के। उसके बाद में टोटल कितने पेशेंट ने एडमिशन्स लिया वो ले लो। उसके बाद जब आप ये डे बाय एडमिशन करोगे, जो इक्वल आएगा इससे इसको इससे डिवाइड करने के बाद में वो आपका रिजल्ट होगा, उसे बोलेंगे हम अलॉस। ओके। नेक्स्ट आता है डिवाइस एसोसिएट इन्फेक्शन रेट। ये बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हो या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो, उसका रहता है। क्योंकि ये तीनों जो आपके केपीआई हैं, जैसे वैप हो गया, वेंटिलेटर एसोसिएशन, फिर क्लैप्सी हो गया, फिर यूटीआई होगा, इसका डेटा तो भाई आपको कैप्चर करना ही करना। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें जो हम ना 1000 डिवाइस पर डे पे काम करते हैं। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ वेब गैस अपॉन वेंटिलेटर डे इंटू 1000। इसमें कभी भी आपका 100 नहीं लगेगा, आप इसमें ध्यान करना, इसमें आपका तीनों में 1000 रहेगा। ओके। अब रीएडमिशन्स रेट। रीएडमिशन्स में क्या होता, पहले आपको ये पता होता है रीएडमिशन होता क्या, कि री का मतलब होता है दोबारा, एडमिशन में दोबारा उसने एडमिशन लिया। यानी कोई पेशेंट आपकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चला गया, सपोज करो कोई पेशेंट था आपका, उसे एब्डोमेन पेन था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आईसीयू में। एडमिटमेंट होने के बाद में उससे कुछ दिन के बाद जब वो नॉर्मल हो गया, डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन वो 2 या 3 दिन के बाद दोबारा से आ गया, सर मेरा पेन तो दोबारा हो गया, तो वो आपका री एडमिशन में काउंट हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ री एडमिशन इन द आईसीयू अपॉन आईसीयू डिस्चार्ज, जितने भी पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज हुए इंटू 100। उसके बाद आता है बेड ऑक्यूपेंसी रेट। ये बहुत ज़रूरी है, इसका तो आपको सबको पता होना चाहिए। भाई बेड ऑक्यूपेंसी रेट हम कैसे निकालते हैं, ये होता है तो टोटल पेशेंट डे, यानी महीने में कितने पेशेंट डे रहे हैं। वो आपके जनरल वार्ड के भी हो सकते हैं, आईसीयू के भी हो सकते हैं, ओसी के भी हो सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। लेकिन इसमें डे केयर काउंट नहीं होता और ओपीडी काउंट नहीं होता, इसमें सिर्फ आईपीडी काउंट होता है। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि मेरे यहाँ पे टोटल जो पेशेंट डे हैं वो हैं 800, 1800, ठीक है। और अवेलेबल बेड डे, अवेलेबल बेड डे कैसे निकालते हैं, सपोज करो कि आपके पास में 30 हैं, बेड डे कितने हो, बेड कितने हैं, 30 डे। टोटल बेड कितने हैं, मैम मान लो 50, तो 5 या 15, तो 1500 बेड बैठ रहे ना मेरे, मेरे यहाँ पे 1500 आ गए इंटू 100। इसको सोल्व करने का जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसे हम बेड ऑक्यूपेंसी रेट बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट्स में क्या होता है, मेडिकेशन एरर कैसे हैं भाई। जब भी आप ऑडिट करोगे ना, क्लिनिकल ऑडिट, ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा कि भाई हम ये डेटा कैसा निकालें। इसलिए मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे निकाल सकते हो। फिर उसके बाद सेंटिनल इवेंट हो गए, फिर और कोई भी पेशेंट फॉल हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो आप ऑडिट करते हो, ऑडिट्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं या एक साइकिल होती है जिसमें हम 4 से 5 स्टेप यूज करते हैं। ठीक है, 4 से 5 स्टेप यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई टॉपिक। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक अपना टॉपिक आइडेंटिफाई किया जिस डिपार्टमेंट में आप क्लिनिकल ऑडिट करना चाहते हो। बाई चांस आप आईसीयू में करना चाहते हो, तो आईसीयू में आपको क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप क्लिनिकल ऑडिट करना चाहते हो। सपोज आप बेड मैनेजमेंट पे करना चाहते हो, या पेन मैनेजमेंट पे करना चाहते हो, या फिर आप मोर्टेलिटी पे काम करना चाहते हो, या फिर आप डीबीटी पे वर्क करना चाहते हो। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कौन सा आपका एक टॉपिक होगा। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे टॉपिक ले लिया इन्फेक्शन कंट्रोल का, यानी हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शंस, जैसे कि मैं भाई इन्फेक्शन को रिड्यूस करना चाहता हूँ। उसके बाद में सेकंड आ जाएगा आपका पास में सेट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अब आपको करना पड़ेगा एक अपना स्टैंडर्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। सब वो ये स्टैंडर्ड आएगा कहाँ से आपसे, आप ये जो पॉइंट्स हैं आप अपने एनईबीएच की जो भी बुक है उससे ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जब आपको पास ये स्टैंडर्ड आ जाएगा, फिर इसके बिहाफ पे आपको ऑडिट करनी है। ऑडिट करने के बाद में आप क्या करोगे, आप उस डिपार्टमेंट का डेटा कैप्चर करोगे। इलेक्टिव भी कर सकते हो, आप अपने सिस्टम में भी कर सकते हो। अब आप करते क्या हो, आपने ये आप डेटा 3 महीने तक कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद फिर जाओगे कंपेयर प्रैक्टिस विद द स्टैंडर्ड। अब क्या करोगे, आप उसको एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद परसेंटेज निकालोगे। आप परसेंटेज निकाले, आपने देखा कि भाई 80% कंप्लाइंस थी, ओनली 100% में थे, यानी सही है। उसके बाद इम्प्लीमेंट चेंज एंड री ऑडिट। आपने देखा नहीं भाई मैं तो उसको 100% चाहूँगा, मुझे 80% नहीं चाहिए। आपने क्या किया, फिर दोबारा से उस एरिया को आपने इम्प्रूव करने की कोशिश की। आपने क्या किया, उस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड की, मॉनिटरिंग किया, फॉर्म फॉर्मेट दी, प्री एंड पोस्ट टेस्ट करे। इससे हुआ क्या, वहाँ का जो भी स्टाफ था वो नॉलेजेबल हुआ और उसने वर्क किया, जिससे वो डिपार्टमेंट की जो क्वालिटी वो इम्प्रूव हो गई। ओके, और यदि आपको लगता है कि सब चीज़ ठीक है और नहीं है, तो 6 मंथ के बाद आप दोबारा से री ऑडिट कर सकते हो उस डिपार्टमेंट की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप क्लिनिकल ऑडिट करते हो तो उसके लिए आपको डेटा कैप्चर कैसे करना होता है। यहाँ मैंने आपको बेसिक बताया कि आप क्लिनिकल ऑडिट करोगे कैसे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।